अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। ओल की खेती से किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। स्ट्रॉबेरी की खेती ने बदली महिला किसान की किस्मत। ओल, जिसे जिमीकंद के नाम से भी जाना जाता है, अभी इसकी बुआई का उत्तम समय चल रहा है। जिन किसानों के खेत खाली पड़े हैं वो अभी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान ओल की कौन कौन से किस्मों की खेती करें, साथ ही बुआई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला खूंटी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ज्योतिर्मय घोष। किसान भाइयों, आज मैं आपको जिमीकंद की खेती की तैयारी कैसे करें इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको पता है कि जिमीकंद जो होता है ये ज़मीन के अंदर होता है और वही मेरा बीज के रूप में यूज़ होता है। खेत की तैयारी के लिए आपको ये निश्चित करना है कि आपके पास सिंचाई की पूरी व्यवस्था है। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई कर दें और ताकि उसके अंदर के जितने रोग जनित या विषाणु हैं या कीटाणु हैं वो सारे नष्ट हो जाएं। उसके बाद आपको सिंचाई करने के बाद जब ज़मीन थोड़ी सी सूख जाए तो आपको रोटावेटर से अच्छी तरह से उसको कल्टीवेट कर लेना है। सूरन की खेती काफी लाभप्रद है और सूरन न केवल सब्जी अचार के लिए है बल्कि इसमें अनेकों प्रकार की औषधीय तत्व भी मौजूद हैं। सूरन की खेती के लिए मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी उत्तम मानी जाती है। साथ ही खेत में जल निकास की सही व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे तो सूरन की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म की मात्रा होनी चाहिए। खेती की तैयारी की बात करें तो फसल कटाई के बाद एक बार गहरी जुताई करें, उसके बाद 2 से 3 बार जुताई कल्टीवेटर करके पाटा लगा दें। साथ ही अंतिम जुताई के समय 12 टन गोबर की खाद खेत में मिला दें। दूसरी चीज़ें हैं कि इसमें कई तरह के रोग लगते हैं, तो इन सबों से बचने के लिए आपको चाहिए चयन करना चाहिए कि कौन कौन सा प्रभेद है। मेरी जानकारी के अनुसार जो इसके उन्नत प्रभेद हैं जैसे गजेंद्र है, M15 है, कोयमटूर, इस तरह की कई ऐसी वेराइटीज़ हैं। राजेंद्र ओल भी हैं जो बिहार में काफ़ी प्रचलित हैं। ये सारे ओल की वेराइटी अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको कम से कम पैदावार जो होगा 70 से 80 टन प्रति हेक्टेयर आप पैदावार कर सकते हैं। बीज लगाने से पहले सबसे पहले हम उसका बीजोपचार करते हैं। बीजोपचार में कई ऐसे फंजीसाइड्स हैं जैसे इमिसान है, बेबिस्टिन है, उसकी उचित मात्रा का प्रयोग करके
हम पहले बीज उपचार कर लें, उसके बाद ही खेत में लगाएं। अगर ये जिमीकंद बड़ा है तो कम से कम उसको 250 से 500 ग्राम के साइज में उसको काट करके हम उसको बीज के रूप में उपचार कर सकते हैं। ओल का प्रवर्धन वानस्पतिक विधि द्वारा किया जाता है, जिसके लिए पूर्ण कंद या फिर कंद को काटकर लगाया जाता है। यदि कंद का आकार बड़ा हो तो उससे 250 से 500 ग्राम के टुकड़े में काटकर बुआई करें, परंतु कंद को काटते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम कालर यानी कि कलिका का कुछ भाग अवश्य रहे। जो अनुशंसित मात्रा है खादों की, जैसे खाद की पोटास 50 किलोग्राम, यूरिया 40 किलोग्राम, DAP 150 ग्राम, ये सारे जो हैं 1 हेक्टेयर के लिए ज़रूरत है। इसमें से आधी मात्रा जो है आप जुताई के समय आप खेतों में दे दें, बाकी मात्रा जो है वो निकाई गुड़ाई करने के बाद आपको देना है। ओल की अच्छी उपज के लिए 10 से 15 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद के साथ यूरिया 180, SSP 350 और म्यूरेट ऑफ पोटाश 160 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा यूरिया एवं पोटाश की 1/3 मात्रा बेसल ड्रेसिंग के रूप में दें। शेष बची यूरिया एवं पोटाश की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर कंदों की रुपाई के 50 से 60 दिन और 80 से 90 दिनों बाद गुड़ाई व मिट्टी चढ़ाते समय प्रयोग करें। किसान भाई, खेत की अच्छी तरह जुताई करने के बाद आपको लगाना कैसे है, तो आपको नाला बनाना है। एक नाला से दूसरे नाला के बीच की दूरी कम से कम 2 फीट होनी चाहिए और प्रत्येक बीज की दूरी भी 2 फीट होनी चाहिए। कि अगर आप सिंचाई की व्यवस्था है तो मार्च से लेकर के जुलाई तक में कभी भी लगा सकते हैं। और ये किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो हम कंद लगाते हैं बीज, ये कम से कम इसको उगने में 20 से 25 दिन लगता है। तो कम से कम इस अवस्था में हमारे खेतों में नमी की कमी ना होने दें, क्योंकि अगर वो नमी की कमी होगी तो वो निकलने में देर करेगा। 2 विधियों द्वारा ओल की बुआई की जाती है। पहला चौरस विधि से, दूसरा गड्ढा विधि से। चौरस विधि, इस विधि में ओल की बुआई करने के लिए अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद एवं रासायनिक उर्वरक मात्रा को खेत में मिलाकर जुताई कर देते हैं। उसके बाद कंदों के आकार के अनुसार 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर कुदाल द्वारा 20 से 30 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाकर कंदों की बुआई कर दी जाती है तथा नाली को मिट्टी से ढक दिया जाता है। गड्ढा विधि, इस विधि में अधिकांशतः ओल की बुआई की जाती है। इस विधि के तहत कंदों की रोपाई की 75 गुणा 30 सेंटीमीटर चौड़ा और गहरा गड्ढा खोद कर की जाती है। रोपाई के पूर्व निर्धारित मात्रा में खाद एवं उर्वरक मिलाकर गड्ढों में डाल दिया जाता है। कंदों को बुआई के बाद मिट्टी से 15 सेंटीमीटर ऊंचा पिरामिड के आकार में बना देते हैं। कंद की रोपाई इस प्रकार करते हैं कि कालिका ऊपर की ओर रहे। शुरुआती दिनों में आपको कम से कम इसमें 3 से 4 बार खरपतवार आपको निकालना होगा, ताकि हम जो भी खाद दिए हैं वो हम सही उपयोग अपने फसल के बढ़वार में कर सकें। क्योंकि अगर आप खरपतवार का नियंत्रण नहीं करेंगे तो जो भी आपने खाद उर्वरक दिया है वो आपके खरपतवार उसको लेंगे और आपकी उपज पे इसका हानि होगा। चूँकि इस फसल का अंकुरण देर से होता है, इसलिए पौधों के प्रारंभिक विकास की अवधि में अंतर्वर्ती फसलें जैसे भिंडी, बोड़ा, मूंग, मक्का, खीरा, कद्दू आदि फसलें सफलतापूर्वक ली जा सकती हैं। अनुसंधान द्वारा यह पाया गया है कि इसकी खेती लीची एवं अन्य फलों के बागों के अंतर्वर्ती फसल के रूप में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। आमतौर पर स्ट्रॉबेरी की खेती
ठंडे प्रदेशों में होती है, लेकिन अब कुछ खास प्रबंधनों को करके इसकी खेती पानी की उपलब्धता वाले सभी स्थानों पर की जाती है। राजस्थान जिला जयपुर के गांव भालोजी की एक महिला टीचर अनीता देवी मीणा ने अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती की है, जो कि इस फसल को लगाकर काफी खुश नजर आ रही हैं। तो क्या है उनकी सफलता का राज, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। मेरा थोड़ा सा शौक था कि मुझे खेती उती का पहले से ही था, बचपन से ही। तो मैंने एक फार्म हाउस बनाया है यहाँ भालोजी के पास में। उसमें मैंने ये स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए। ये लगभग 1 बीघा ज़मीन है। और जो भी लोग अब नई पीढ़ी है जो पढ़ लिख जाते हैं, वो ज़मीन की तरफ कम ध्यान देते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, लेकिन वो उसको करना ही नहीं चाहते हैं। उनको सिर्फ नौकरी से मतलब होता है। लेकिन मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम नौकरी से ज़्यादा हम हमारी खेती के अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं। नई नई तकनीकी के द्वारा नई नई फसल करें। जो परंपरागत फसल है, सरसों, जो चने, सरसों, ये भी होती है। इसमें हमें इतनी बचत नहीं होती है, लागत भी लगती है और बचत इतनी नहीं होती है। लेकिन इससे जो ये स्ट्रॉबेरी का मैंने किया है इस बार, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इससे मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है। तो मैं भी चाहती हूँ कि और भी किसान भाई इसकी तरफ रुझान करें और ऐसा करने की कोशिश करें। 600 केजी तो मैं कम से कम बेच ही चुकी हूँ। 300 के हिसाब से ये लगभग 180 के आसपास हो गया। इतना तो मैं बेच चुकी हूँ और इतना और होगा 180 के आसपास ही मुझे। स्ट्रॉबेरी की फसल से अधिक उपज लेने के लिए इस महिला किसान ने फसल का प्रबंधन किस तरह से किया, जिससे इन्हें अच्छी गुणवत्ता की अधिक पैदावार मिली और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ और क्षेत्र में प्रेरणा के स्रोत बनी हुई है। और इसमें मैंने पौधे लगाए तो उससे पहले मैंने ज़मीन को तैयार करवाया अच्छे से, फिर उसमें बेड वगैरह बनवाए। तो एक बेड की दूरी लगभग 100 मीटर है और इसमें बेड से बेड की दूरी 1.5 फीट है। और उस एक बेड के ऊपर मैंने जो पौधे लगाए हैं वो 1 फुट की दूरी है। और एक बेड के ऊपर 3 रो बनाई है मैंने। और अभी देखो इसमें मतलब मैंने अक्टूबर महीने में ये लगाई थी फर्स्ट वीक में, और 13,000 पौधे लगाए मैंने इसके अंदर। और पौधे लगाने के बाद मैंने इसकी अच्छे से खाद वगैरह ये दिला के गुड़ाई वगैरह अच्छे करवाई है, तो पौधे भी अच्छे विकसित हुए हैं। और ये पूरी मैं जैविक कर रही हूँ खेती। इसमें बाहरी ऐसी रासायनिक कुछ भी नहीं है। अपने घर पे सब कुछ मैं तैयार करवाती हूँ। गाय का गौमूत्र, गाय का गोबर, इन सब से मैं ये सारी चीज़ें खाद वगैरह तैयार करवा के वही दे रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि किसान भाई भी, उनको ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा, ना बाहर की इतनी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें फिर नवंबर लास्ट में फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। तो दिसंबर जनवरी में अच्छी फ्रूटिंग होती है और उस टाइम हमें अच्छा कॉस्ट भी अच्छी मिलती है। और उसमें जो भी मतलब ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है, हल्की फुल्की थोड़ी बीमारी आ जाती है पौधों के ऊपर। तो उसके लिए मैंने ये बाहर से भी थोड़ी बहुत बायो जैविक जो दवाइयाँ बनी हुई हैं वो थोड़ी बहुत दी है मैंने। तो उससे पौधे अच्छे ग्रोथ किए हैं। 2 मजदूर भी आराम से इसमें कर सकते हैं। पर डे की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक दिन छोड़ के अगले दिन इसको तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। फ्रूट को ज़्यादा दिन रख नहीं सकते पौधे के ऊपर। इस किसान ने स्ट्रॉबेरी की खेती पूर्ण रूप से जैविक तरीके से की। इससे इनकी लागत कम लगी और अच्छी गुणवत्ता की बम्पर पैदावार मिली। फलों की तुड़ाई के बाद ये फलों की ग्रेडिंग करती हैं। ऐसे में जैविक तरीके से उगाई गई स्ट्रॉबेरी घर से ही आसानी से बिक जाती है और कई कंपनियों के लोग इनके घर पर आकर खरीदते हैं। इससे इन्हें अच्छा मूल्य मिला और मुनाफा अधिक हुआ। किसान भाइयों, इनको स्ट्रॉबेरी की खेती से 2,50,000 रुपए मिल चुके हैं और आगे इनको 50,000 रुपए और मिल जाएंगे। इस प्रकार से इनकी कुल आय 3 लाख हो जाएगी। वर्तमान में गर्मी अधिक होने से इनकी स्ट्रॉबेरी का उत्पादन कम हो गया। यदि इनके खर्च की बात करें तो इनका खेत तैयारी से लेकर बेचने तक का कुल खर्चा आया 2 लाख रुपए। यदि इनकी कुल आय 3 लाख में से कुल खर्चा 2 लाख रुपए घटा दिए जाए तो इनको 1 लाख का शुद्ध मुनाफा मिला। और मैं ये चाहती हूँ कि सभी किसान भाई ऐसी खेती करें। जो हम परंपरागत जो खेती कर रहे थे उस खेती से तो हमें इतना मुनाफा नहीं हो रहा है और लोगों की सोच भी ये है कि खेती के प्रति उनका रुझान ही नहीं है। लेकिन मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि खेती से हम बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं
और हम एक नए तरीके से कोई भी नई तकनीक अपनाएंगे। आजकल नई नई विधियां आ रही हैं, उनके द्वारा हम थोड़ी सी ज़मीन में भी बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, प्रदेश में अभी रबी फसलों की कटाई गहाई का काम जोर शोर से चल रहा है और आमतौर पर किसान फसलों की गहाई का काम थ्रेसिंग मशीन से करते हैं और मशीन से काम करते समय लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि थ्रेसिंग करते समय थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए घातक हो सकती है। इसलिए थ्रेसिंग करते समय किन किन विशेष पहलुओं पर ध्यान दें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी दलहनी फसलों की कटाई का सीज़न है। दलहनी फसलें कट रही हैं और देश को दलहन की ज़्यादा आवश्यकता भी है। पहले खलियान वगैरह होती थे, फसलों को अपन खलियान में ले जाते थे। अब जब थ्रेशर के नए मॉडल आ गए हैं तो फसल को खलियान में नहीं ले जाना पड़ता। थ्रेशर खेत में ही चल जाती है और अपन उसकी गहाई कर लेते हैं और दाने निकाल लेते हैं। इसलिए नई आधुनिक थ्रेशर बहुत ज़रूरी हो गई है। थ्रेशर जो है एक ऐसा इक्विपमेंट है कि जिससे पहले दाएं होती थी, फिर उदई बनाई जाती थी, वो उड़ा हुआ जाता था, वो सब काम एक ही बार में हो जाता था। और अलग अलग फसलों के लिए एक ही थ्रेशर रहती है, पर जाली बदलना पड़ती है। जालियाँ बदल के अपन काम कर लेते हैं। थ्रेशर से बहुत सारा काम कम समय में हो जाता है। दिन भर में लगभग 100 क्विंटल चना या मसूर आप इससे निकाल सकते हो। दूसरी बात क्या है कि पहले खलियान होता था तो अपन खलियान लीप लेते थे गोबर से, और वहाँ अपन सब फसल रखते थे। अब खलियान होते नहीं हैं तो अपन क्या करते हैं, जहाँ थ्रेशर करते हैं वहाँ फट्टी बिछा लेते हैं। वो फट्टी पे थ्रेशर करते हैं, जिससे दाने वाने गिरें तो वो फट्टी पे ही गिरें। किसान फसलों की कटाई गहाई के कार्य में जुटे हैं और किसान फसलों की गहाई का कार्य थ्रेशर से करते हैं। ऐसे में हमारे किसान भाई थ्रेसिंग करते समय कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें दुर्घटना होने का डर बना रहता है। तो आपको चाहिए कि थ्रेसिंग करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, ताकि किसी भी प्रकार की होने वाली संभावित हानि से बचा जा सके। थ्रेशर चलाने के पहले बहुत सारी सावधानियां बरतना पड़ती हैं। जब थ्रेशर चालू करने के पहले अपन उसको चेक करते हैं कि सब पॉइंटों में ग्रीस है कि नहीं, उनके फैन बेल्ट टाइट हैं कि नहीं। जो बीटर ड्रम है जिसमें ब्लेडें लगी रहती हैं, उसको भी चेक करना पड़ता है कि वो कम ज़्यादा संख्या रहती है। दलहनी फसलों के लिए कम और सीरियल्स के लिए ज़्यादा, तो वो चेक करना पड़ती है। थ्रेशर को ट्रैक्टर से जोड़ने के लिए एक शाफ्ट लगाई जाती है। उस शाफ्ट में 2 जॉइंट रहते हैं। वो 2 जॉइंटों को थ्रेशर चलाने के पहले चेक करना पड़ता है, उनको ग्रीसिंग करना पड़ती है। उसमें बहुत सारे 8 दूनी 16 बोल्ट रहते हैं, वो भी चेक करना पड़ते हैं कि अपन खेत पे जाएं वो खुल ना जाएं। थ्रेशर में 2 जगह फैन बेल्ट रहते हैं, एक छन्ने को चलाता है, एक थ्रेशिंग ड्रम को चलाता है। तो वो जो फैन बेल्ट है वो भी टाइट होना ज़रूरी है। अगर वो लूज़ हैं तो ट्रैक्टर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, वो काम नहीं होगा। और अगर छन्ने का फैन बेल्ट लूज़ है तो छन्ना चलेगा नहीं, गल्ला आपका साफ नहीं होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये दोनों फैन बेल्ट टाइट किए जाएँ। तीसरी बात ये है कि जो ट्रैक्टर और थ्रेशर का लेवल है पीटीओ शाफ्ट के हिसाब से सही होना चाहिए। थ्रेशर बंद करते हैं तो उसको साफ कर लेना चाहिए। अगर दूसरी फसल में अपन थ्रेशर लगाते हैं तो कंटिमिनेशन ऑफ सीड नहीं होना चाहिए। सीड एक दूसरे में मिल जाएगा तो फसल खराब हो जाएगी अगली। दूसरी बात क्या है कि
बीज के साइज के हिसाब से छन्ने भी बदलना चाहिए। कई लोग छन्ने नहीं बदलते हैं और चला देते हैं, बाद में घर पे साफ करना पड़ता है, उसमें बहुत तकलीफ होती है। फिर उसके बाद में ट्रैक्टर का आरपीएम और थ्रेसर के आरपीएम को मैच करना पड़ता है कि कितने ट्रैक्टर के आरपीएम में थ्रेसर के सही आरपीएम आएंगे, वो खाली चेक करना पड़ता है, वो ड्राइवर कर लेता है। जहां तक संभव हो थ्रेशर को कभी भी ट्रांसफार्मर या बिजली के तारों के नीचे ना लगाएं। खलिहानों में धूम्रपान बिल्कुल ना करें और ना ही किसी को ऐसा करने दें। आग से दुर्घटना की रोकथाम के लिए खलिहान में बालू का ढेर तथा बाल्टियां आदि रखें। यदि व्यक्ति ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो या सीधे ट्रैक्टर की ट्रॉली से ही फसल को थ्रेसर में डाल रहा हो तो वह हाथों के अलावा कभी कभी पैरों से भी फसल को अंदर ढकेलता है। फसल के अचानक अंदर प्रवेश करने पर हाथ या पैर का अंदर जाना स्वाभाविक ही है, तो फसल को पैरों से अंदर ढकेलने की कोशिश ना करें। जब थ्रेसर को बेल्ट पुली का उपयोग करके ट्रैक्टर या अन्य किसी शक्ति स्रोत से चलाया जाता है, तब घूमने वाले कलपुर्जों को लकड़ी के फ्रेम में या लोहे की जाली से ढककर रखें अथवा विशेष सावधानी बरतें। और बाकी बहुत सारी सावधानियां हैं कि जो अपना मजदूर काम कर रहे हैं वो नशे में ना हो, वो स्वस्थ दिमाग से काम करें, सिस्टमेटिक काम करें और वो रात की जगह ना हो। अगर रात का जगह मजदूर दिन में काम करता है तो दुर्घटना की संभावना ज़्यादा रहती है। भूसा बहुत उड़ता है, अगर उल्टी दिशा में हवा चलती है तो थ्रेशर को बंद कर देना चाहिए, मजदूरों को भूसा न जाए। वैसे मजदूर मास्क लगा के रखते हैं, टाइट कपड़े पहन के रखते हैं, लूज कपड़ा थ्रेशर में अलाउ बिल्कुल नहीं है। और अगर भूसा पास में गिर रहा है तो उसमें सिस्टम है, वो पंखी उठा दो तो वो दूर जाने लगता है, जिससे मजदूरों को तकलीफ नहीं होती। में एक बेस प्लेट रहती है जिस पे आदमी चढ़ जाते हैं तो और क्रॉप को अंदर डालते हैं। वो बेस प्लेट चेक करना भी जरूरी है कि ऐसा ना वो टूट जाए और मजदूर नीचे गिर जाए। वैसे ISI थ्रेशर में सब तरह की सावधानियां रहती हैं। उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी घूमते हुए पार्ट्स में किसी आदमी के कपड़े या हाथ न फंस पाए। अपन जब फसल कटवाते हैं या थ्रेशर करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बिजली के तार ऊपर से न गए हों। अंदर चलने की स्थिति में उससे चिंगारी निकलती, आग लगने का डर रहता है। और जो लोग बिजली की थ्रेशर चलाते हैं उनको ये जरूरी कि वो जो तार लाए हैं वो कटे पिटे ना हो, अर्थ हो प्रॉपर, सही हो, जिससे मजदूर को करंट भी नहीं लगे, फसल को भी नुकसान ना हो और अपना काम समन्वय से चलता रहे। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है जिला सिवान के दौलत प्रसाद ने। आपने केले की फसल में पनामा विल्ट रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हमारे किसान भाई जब भी केला की खेती करते हैं तो उसमें खास करके जो पुरानी जो लोकल वैरायटी होता है उसमें खास करके पनामा डिजीज जो होता है ये काफ़ी लगता है। और ये कई वैरायटी है जो मालभोग है, कोठिया है, मुठिया है या सब्जी वाली बतीसा, कई वैरायटी है। उसमें इस तरह का अगर हमारे किसान भाई खेती बागवानी करते हैं केला का तो उसमें पनामा डिजीज का प्रकोप होता है। इस तरह से ये रोग पौधों में फैलता है। इसकी शुरुआत एक पौधे से होती है, धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। अगर रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की वृद्धि कम हो जाना, पौधों का पीलापन इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। रोग के लक्षण प्रारंभ में फसल पर कुछ ही पौधों पर प्रकट होते हैं और धीरे धीरे बढ़कर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं और रोग की उग्रता अधिक होने पर पूरा पौधा काला होकर सूख जाता है, जिससे उत्पादन में काफी गिरावट देखने में आती है। तो रोग जब भी किसान भाई हमारे इस तरह का दिखाई देता है जहाँ भी खेत में, तो वैसे खेत को आप 4-5 साल तक उस खेत में आप केला की खेती नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। और खेत में रोगग्रस्त अगर पौधा है तो पूरा जड़ से निकाल देना चाहिए। 1 से 2 किलो चूना गड्ढे में सभी को डाल के जो रोगग्रस्त केला है उसमें डाल के उसको नष्ट कर देना चाहिए।
तो इससे भी आपको पनामा का जो भी कवक है वो नष्ट हो जाता है। रोपने के पहले भी आप उपचार कर सकते हैं। 2 लीटर नेमागन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। और ये प्रयोग इसके बाद भी 6 से 12 महीने के अंतराल पर भी आप नेमागन दवा का प्रयोग पर खेत में कर सकते हैं। और ये पनामा रोग रोधी जो वेराइटी होता है उसका आप सिलेक्शन करके आप लगाएं। जैसे आप ड्वार्फ कैवेंडिश है या बरसराई है, रोबस्टा है, ये सब वेराइटी आप पूरे आप उस खेत में लगा सकते हैं। और ये इस रोग से रोग रोधी क्षमता इसमें डेवलप है, तो इससे भी आप पनामा डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको केला से लाभ मिल पाएगा। तो इस तरह इन सारी बातों को ध्यान में देके आप केला की खेती करें। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।